हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन मैराथन क्लासेस से रिलेटेड है। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े होगे तो आपको पता होगा कि हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, जहां बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं। और उनके लिए ना हमने एक मैराथन क्लास बनाई हुई है, जिसमें अप्रॉक्स हमने 10 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं और उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज अप्रॉक्स मोर देन 3000 प्लस एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स। तो अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ लाइक सीयूईटी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही हैं, एलयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उड़ीसा सीपीईटी, एचपीयू, ऐसे करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामिया हैं जो कि अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही हैं। और हर एक एग्ज़ाम में आप देखोगे ना तो जो एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है वो बेसिकली कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स ही हैं। ठीक, तो हमने ये जो मैराथन क्लास स्टार्ट की है ना, इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड टू बीकॉम, उन पे हमने बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए और वही क्वेश्चंस हमारे आते हैं एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक, तो अब ना हमने एक नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, ये सीरीज़ नंबर 11 रहेगी और इसमें भी हम लोग अप्रॉक्स 200 to 250 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से आगे भी जो हम सीरीज़ अपलोड करेंगे अप्रॉक्स 200 to 250 एमसीक्यूज हर एक सीरीज़ में और हर एक क्लास में रहेगा। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे। ठीक है, बट ना इन अब बेसिकली क्या करेंगे कि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमने यहाँ क्वेश्चन ना सब्जेक्ट वाइज रखा हुआ है, तो हम ये भी मेंशन कर देंगे कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एंड इसके लिए ना आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपको ये पता होगा कि कौन से क्वेश्चन नंबर से लेके कौन से क्वेश्चन नंबर तक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर वो सब्जेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है तो आप वो एमसीक्यूज कवर करना, अदरवाइज उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन स्किप करके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ जाना। ठीक है, जैसे पहले अभी हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, फिर बिजनेस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने फॉरेन ट्रेड या ट्रेड प्रैक्टिसेस को अपने कोर्स का पार्ट नहीं बनाया हुआ एंट्रेंस एग्जाम का, तो आप लोग मत कवर करना। बट जो बिजनेस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो ज़रूर कवर कर लेना। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी शीट है ना, इसमें बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 27 ये बेसिकली रिलेटेड है ट्रेड प्रैक्टिसेस से, या हम कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड से। ठीक है, तो लाइक सीयूईटी की बात करें तो उनके कोर्स में तो ट्रेड प्रैक्टिसेस या फॉरेन ट्रेड का पार्ट है ना। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी फॉरेन ट्रेड का पार्ट है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट नहीं भी है, तो आप लोग इसको कवर मत करना। क्लियर? चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, मेंटेनिंग अ फॉरेन करेंसी अकाउंट इज़ हेल्पफुल टू। कह रहा है कि अगर हम फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं, एक्सचेंज रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, दोनों को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड एक्सचेंज रिस्क एंड डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन। देखो, जो करेंसी का डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन है, ये कभी भी फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करने से आप नहीं कंट्रोल कर सकते। ये तो इकॉनमी के बेस पे होता है ना कि आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होगी या एप्रिशिएट। बट अगर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो एटलीस्ट आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड जो आपका एक्सचेंज रिस्क है आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम इज। जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जहां हम लोग जैसे ये डिसाइड करते हैं कि एक डॉलर की वैल्यू कितनी रुपीज़ होगी, तो ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट। ठीक, इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट। हेजिंग ट्रांजेक्शन इज इंडिकेटेड बाय ट्रांजेक्शंस इन ऑड अमाउंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ सच ट्रांजेक्शंस, नन ऑफ द अबव। अगर हम हेजिंग ट्रांजैक्शन की बात करें तो हेज करना मतलब क्या होता है, जहां हम बात करते हैं प्रॉफिट अर्न करने की। ठीक, तो ट्रांजैक्शन इन ऑड अमाउंट ऐसा कुछ भी नहीं होता हेजिंग में। प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ सच ट्रांजैक्शंस नहीं। अगर हम हेजिंग ट्रांजैक्शन की बात करें, बेसिकली इसका मतलब हम यहाँ समझाते हैं। हेज का मतलब तो बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं वैसे, क्योंकि हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बट स्टिल देखते हैं कि हेजिंग ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ये एक तरह की ना फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है, जहां हम लोग मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं सो दैट वो पैसे को लूज़ करने का जो रिस्क है उसको कम कर सकें। ठीक है, हेजिंग मतलब क्या होता है, आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करो तो आपको ये डर रहता है ना कि कहीं आपका पैसा डूब ना जाए, रिस्क होता है। तो उसको कम करने का तरीका जो होता है उसी को कहते हैं हेजिंग, और ये ऑप्शन हमारे पास नहीं दिया, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी।
नेक्स्ट है द अक्रोनिम स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर। स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म है वो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और ये हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट रेट इन फॉरेन एक्सचेंज मीन्स। अब फॉरेन एक्सचेंज में इनडायरेक्ट रेट का मतलब क्या होता है? द रेट कोटेड विद द यूनिट्स ऑफ होम करेंसी केप्ट फिक्स्ड, द रेट कोटेड विथ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी केप्ट फिक्स्ड। नो, अगर इनडायरेक्ट रेट की बात करें ना तो हम होम करेंसी की बात करते हैं, जहाँ पे हम होम करेंसी की यूनिट्स को फिक्स रखते हैं। जैसे हमारा 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ को हम फिक्स रखेंगे और उसके बेसिस पे हम फ्लक्चुएशन देखेंगे, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट रेट। नेक्स्ट, द मैक्सिम बाई लो सेल हाई इज एप्लीकेबल फॉर। कह रहा है कि आप जो खरीदोगे वो तो सस्ते पे खरीदोगे पर बेचोगे महंगे पे, और इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट रेट्स। नेक्स्ट, इंडिया इज फेसिंग कॉन्टिन्यूस डेफिसिट इन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रुपीज एक्सपेक्टेड टू। कह रहा है कि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार डेफिसिट कर रहा है, गिर रहा है, तो नो डाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो रुपये की वैल्यू वो घटेगी, डेप्रिशिएट होगी। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन ऑन एक्सचेंज रेट इज। अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हो एक्सचेंज रेट पे तो उससे क्या होगा? इट कॉजेज वॉयलेंट फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट, इट एग्रेवेट्स द मार्केट ट्रेंड्स आइदर और बोथ ए एंड बी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछेंगे कि मैम स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? तो स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक टाइप ऑफ गेसिंग है, जहाँ पे हम गेस करते हैं कोई भी शेयर्स या स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं? गेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हेजिंग और स्पेकुलेशन में देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हेजिंग बेसिकली होता है कि हम फ्यूचर में जो हमारा मनी लॉस होने वाला है उसके रिस्क को हम कम करने की कोशिश करते हैं, और स्पेकुलेशन मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जहाँ पे हम रिस्क लगाते हैं, सो दैट मतलब हम रिस्क लेते हैं सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। क्लियर? तो जहाँ आप रिस्क ले रहे हो उसकी वजह से आपका एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट करेगा और मार्केट ट्रेंड्स भी चेंज हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट: export of goods and services, import of goods and services, export of goods and services and capital inflows, import of goods and services and capital outflows। अब हमसे क्या कह रहा है? डोमेस्टिक करेंसी की बात कर रहा है कि आपके डोमेस्टिक करेंसी की क्या डिमांड है। ये बेसिकली किससे पता चलेगा? बट ऑब्वियस एक्सपोर्ट से। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ PPP होल्ड्स, व्हाट इज PPP? परचेजिंग पावर पैरिटी। The nominal exchange rate will not change, the real exchange rate will not change, both real and nominal exchange rate will not change, both real and nominal exchange will move together। देखो, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी होल्ड करता है ना तो उस केस में जो हमारा रियल एक्सचेंज रेट है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब कि एक करेंसी की एक पर्टिकुलर यूनिट परचेज करने की जो पावर होगी वो हर इकोनॉमी में सेम होगी। क्लियर? हमने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर जैसे आप एक पर्टिकुलर करेंसी की एक यूनिट अगर परचेज कर रहे हो तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो दोनों तरह की इकोनॉमीज़ में कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर परचेजिंग पावर पैरिटी है तो उस केस में रियल एक्सचेंज रेट हमेशा कांस्टेंट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, one difference between a tariff and quota that both limits imports to the same quantity is that a quota gives more encouragement to domestic producers to become more competitive than the tariff. Quota raises a price by less than tariff. Quota generates more revenue for the government than the tariff. टैरिफ जनरेट्स टैक्स रेवेन्यू एंड द कोटा डज नॉट। यस, अगर हम टैरिफ की बात करें तो ये टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है, बट कोटा जो मिलता है ना उसके बेसिस पे किसी भी तरह का कोई टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द रेशियो ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये किसका रेशियो होता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का। द क्वांटिटी ऑफ इट्स एक्सपोर्ट टू द क्वांटिटी ऑफ इट्स इम्पोर्ट, वैल्यू, द इंडेक्स। हम लोग यहाँ पे इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स मतलब बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी भी ले रहे हैं और वैल्यू दैट इज प्राइस भी ले रहे हैं। द इंडेक्स ऑफ इट्स एक्सपोर्ट प्राइसेस टू द इंडेक्स ऑफ इट्स इम्पोर्ट प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, an arrangement that permits free trade among member countries and sets a common tariff policy for the rest of world is called, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं customs union। The infant industries argument is used to
इनका बेसिकली जो मेन पर्पस होता है ना, फॉरेन कंपटीशन से न्यूली इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का होता है. दैट इज सपोर्ट द प्रोटेक्शन ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, because the less developed countries were never really happy with GATT, they were allowed to, उनको किस चीज़ की परमिशन दी गई, impose stringent quotas no, practice dumping manufactured goods no, enjoy the industrial economy's tariff concession. Yes, उनको concessions दिया गया. Next, a country's ability to produce a good at a lower opportunity cost than the country it trades with gives a superiority, absolute advantage, international specialization और comparative advantage. देखो बेसिकली ये चीज़ बोला गया ना कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यहाँ कह रहा है एक गुड को प्रोड्यूस करने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लोअर है देन द कंट्री इट ट्रेड्स विद. जिनके साथ आप ट्रेड करो, खरीद बेच रहे हो, उस कंट्री के कंपैरिजन में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है. तो अभी ना इसका कॉन्सेप्ट हम आगे वाले क्वेश्चन में समझाएंगे. यहाँ हम ये बता दे रहे हैं कि अगर लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो उस केस में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज. ठीक. All of the following are arguments for trade restrictions except retaliation, specialization, cheap labor और diversity of industry. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पेशलाइजेशन, क्योंकि बाकी सारे तो आर्गूमेंट्स है, बट अगर आप स्पेशलाइजेशन की बात करो तो ये किसी तरह का आर्गूमेंट नहीं है, एडवांटेज है. नेक्स्ट, सपोज दैट ब्राज़ील्स टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज फ्रॉम 9 to 1.2 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ट्रू. अभी हमने ऊपर बताया टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट की बात करते हैं. ठीक है. तो ब्राज़ील गेट्स फ्यूअर रियल गुड्स फॉर अ यूनिट फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स. द इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट प्राइजेस हैज़ इंक्रीज. ब्राज़ील गेट्स मोर रियल गुड्स फॉर अ यूनिट ऑफ इट्स एक्सपोर्ट. हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रेट है वो डिक्रीज़ हुआ ना, तो उस केस में आपको जो रियल गुड्स की डिमांड है वो ज़्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली इम्पोर्ट से. तो करेक्ट आंसर होगा सी. Next, if the opportunity cost of producing onions is lower in Montana than in Ohio, then देखो यहाँ पे भी यही चीज़ पता है कि एक कंट्री के कंपैरिजन में दूसरी कंट्री में जब हमने देखा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है. और अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती है ना तो उस केस में जिस कंट्री में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है वहाँ कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा होगा. अब कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर कंट्री, बिजनेस या इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती है एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, मतलब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना पाओगे और वो भी कम से कम लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल. क्लियर. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा, मोहंताना हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन अनियंस ओवर ओहियो. नेक्स्ट, फ्री ट्रेड बिटवीन कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट. अगर दो कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड है तो ये किस केस में होगा, हेल्प्स एवरी कनाडियन एंड अमेरिकन, जनरली हर्ट्स वन कंट्री एंड हेल्प्स अदर, अलाउस फॉर प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन. नो डाउट यहाँ प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि फ्री ट्रेड है तो परचेज सेल आप इजीली कर पाओगे. नेक्स्ट, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दैट इज नाफ्टा की अगर बात करें तो ये क्यों बना, प्रोटेक्ट्स द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम प्रोडक्शन, नो. क्रिएटेड फ्री ट्रेड बिटवीन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, नो. क्रिएटेड अ कस्टम यूनियन सिमिलर टू द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, नो. क्रिएटेड अ फ्री ट्रेड एरिया दैट इंक्लूड्स कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको. येस, अगर हम नाफ्टा की बात करें तो इन्होंने एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट है, मोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस. ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं, परचेज सेल होते हैं, ये किस लिए किए जाते हैं, अमंग द इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज विच ट्रेड प्राइमरली विथ ईच अदर. ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इसका. नेक्स्ट, इफ द यूएस गवर्नमेंट प्लेस अ कोटा ऑन व्हीट, इट इज़ टू restrict the quantity of wheat US wheat producers can sell abroad, raise government revenues from imports of wheat to the United States, restrict the quantity of wheat that can be imported. Yes, अगर आपने कोटा रखा है तो आप ये चाह रहे हो, मतलब यूएस गवर्नमेंट ने अगर कोटा रखा है व्हीट पे तो वो क्या चाह रही हैं कि वो मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिकली परचेज करें, ना कि बाहर से मंगवाएं. तो करेक्ट आंसर होगा सी, restrict the quantity of wheat that can be imported. क्योंकि जब आपकी कंट्री में वो चीज़ सस्ती मिल रही है तो आप इंपोर्ट करके क्यों मंगवाओगे.
Next, with the exception of the 1920s and early 1930s, the trend in US tariff rates since 1860 has been, ये क्वेश्चन लर्न करने वाला है कि उस समय के कंपैरिजन में देखें तो टैरिफ रेट्स डिक्रीज हुए हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी. Next, the main difference between a free trade area and a custom union is that the former includes all countries in the Western Hemisphere and the latter includes only France, Germany, Italy, Holland, Belgium, Luxembourg. The former requires tariffs for all members and the latter does not. The former does not require tariffs for all members while the latter does. The former allows free trade among members and individual tariff policies to be applied to non-members, while the latter allows free trade among members and a common tariff policy for non-members. ये basically आप लोगों को learn करना है, इसका correct answer होगा D. Next है हमारे पास one way for a small developing economy to benefit rapidly from a freer trade environment is to make certain that tariffs remain high on imports and compete with domestically produced goods. Impose strict quotas on imports that compete with domestically produced goods. Encourage foreign multinationals to enter the economy to speed capital formation and spur exports. अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो स्मॉल डेवलपिंग इकॉनमी है, अगर हम चाहते हैं कि उनको फ्री ट्रेड एनवायरनमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले तो उस केस में आपको उनको इनकरेज करना पड़ेगा फॉरेन मल्टीनेशनल्स को कि वो इकॉनमी में एंटर करें सो दैट जो भी कैपिटल फॉर्मेशंस हैं, एक्सपोर्ट है, उनको स्पीड अप कर सके. क्योंकि अगर फॉरेन मल्टीनेशनल्स आएंगे तभी तो उनसे परचेज करेंगे ना स्मॉल डेवलपिंग इकनॉमी से. ठीक. नेक्स्ट है टैरिफ टेंड्स टू बी रिग्रेसिव टैक्सेस बिकॉज रिग्रेसिव टैक्सेस क्यों है? क्योंकि लो प्राइस गुड्स जैसे कि टेक्सटाइल्स परचेज बाय द पुअर हैव हायर टैरिफ रेट्स. ये भी लर्न करने का ही क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लेना. इसका करेक्ट आंसर है बी. अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 27 ये बेसिकली ट्रेड प्रैक्टिसेस या हम कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड था. अब आगे के क्वेश्चन हमारे रिलेटेड हैं बिजनेस लॉ से. तो क्वेश्चन नंबर 28 टू क्वेश्चन नंबर 72 ये हमारा रिलेटेड है बिजनेस लॉ से. बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है. ठीक. ये तीनों ही एक्ट से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 28 to 72. पहला क्वेश्चन है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 वॉज इनैक्टेड ऑन. ये बेसिकली कब बना था? ठीक. इन्फोर्स्ड हुआ था इसकी बात नहीं कर रहा है, इनैक्टमेंट की बात कर रहा है. तो ये इनैक्ट हुआ था ऑन 25 अप्रैल 1872. दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वॉज इन्फोर्स्ड ऑन. ये आया कब? 1 सितंबर 1872 को. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसमें कितने सेक्शंस हैं? इसमें ओवरऑल 266 सेक्शंस हैं. कितने? 266. दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. डेफिनेशंस कहाँ दी हुई हैं? डेफिनेशंस दी हुई है सेक्शंस 2 में. कोई भी जो डेफिनेशन है जैसे कॉन्ट्रैक्ट की है, अग्रीमेंट की है, कंसिडरेशन की है, सबकी जो डेफिनेशंस दी हुई हैं वो सेक्शन 2 में दी हुई है. नेक्स्ट when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such act or absistence he is said to make a. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कह रहा है कि हम आपके लिए ये काम करेंगे या ये काम करना चाहते हैं या ये काम नहीं करेंगे, ठीक, और हमारा सिर्फ इंटेंशन ये है कि सामने वाले का हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए, तो ये आप क्या करो? प्रपोजल रख लो. अगर सामने वाला इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टेंस दे दो, तो वो प्रॉमिस हो जाएगा. ठीक है. और अगर वहाँ पे लीगल कंसिडरेशन है तो उस केस में उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. तो बेसिकली अब ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस. वो पर्सन जो प्रपोजल दे रहा है उसको हम लोग ऑफरर या प्रॉमिजर कहते हैं. दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, प्रॉमिजर. और जिस पर्सन को प्रपोजल दिया जा रहा है उसको प्रॉमिजी या ऑफरी बोला जाता है. ऑफरी. तो करेक्ट आंसर होगा बी, प्रॉमिजी. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. अगर कंसिडरेशन है तो ये क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट बन जाएगा. और अगर इसमें लीगल कंसिडरेशन है तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है. ठीक. देर आर डैश एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. देखो कॉन्ट्रैक्ट में जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें बताया गया है कि 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के. पहला है फ्री कंसेंट,
फिर है competent parties, then lawful consideration, lawful object, and last है not expressly declared void. ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये कब इनैक्ट हुआ था, बना कब था, उसकी बात कर रहे हैं. ये बना था 15 मार्च 1930 को, और इन्फोर्स्ड कब हुआ था, इन्फोर्स्ड हुआ था 1 जुलाई 1930. नेक्स्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें बेसिकली कितने सेक्शंस हैं, 66 सेक्शंस हैं. द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये कम्प्लीटली किस पे बेस्ड है, किस तरह के एक्ट पे बेस्ड है. जैसे देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो 1930 में आया, तो उसके पहले जो भी गुड्स से रिलेटेड सेल होता था वो आप कहाँ रिकॉर्ड करते थे. यूएस सेल ऑफ गुड एक्ट, इंग्लिश सेल ऑफ गुड एक्ट, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नन ऑफ द अबव. ये क्वेश्चन ना बेसिकली बेस्ड पे पूछा है कि ये किस पे बेस्ड है, तो ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, और जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं आया था ना, तो ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था. नेक्स्ट, सेक्शन 2 द सेल ऑफ गुड एक्ट इज अबाउट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 2 में बताया गया अबाउट डेफिनेशंस. नेक्स्ट, as per section 2 subsection 1, a person who buys or agrees to buy goods, वो person जो goods खरीद रहा है या कह रहा है कि हम goods खरीदेंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे, बायर. द वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जब हम अपनी मर्जी से गुड्स का पोजेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिलीवरी देना, है ना. पोजेशन मतलब यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, डिलीवरी को. सेक्शन 2 सबसेक्शन डैश ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिफाइंस गुड्स, गुड्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, as per section 2 subsection 7, every kind of movable property other than actionable claim and money is called goods. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया भी है. फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और अक्वायर्ड बाय द सेलर. फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा गुड्स जो कि अभी बनना बाकी है. ठीक है, और ये कब बनता है, आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द सेल्स एक्ट, इनसॉल्वेंट मीन्स अ पर्सन. इनसॉल्वेंट का मतलब हमेशा एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास पैसे नहीं है, बेसिकली बैंकरप्ट होता है, उसके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए. हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे हिज डेट एज दे बिकम ड्यू. करेक्ट आंसर होगा सी, कि ये दोनों ही करेक्ट है. नेक्स्ट, the agent having in customary course of business as such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods is called, ये basically किसकी बात कर रहा है, mercantile agent की. Next, as per section 2 subsection 12 of the sale of goods act, quality of goods include, quality में basically क्या आता है, state of goods and condition, ये दोनों ही depend करता है, तो correct answer होगा C. The goods identified and agreed upon at the time of contract of sale is made are called. जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करो, अगर उस टाइम आपने बोला कि हमें ये पर्टिकुलर गुड चाहिए, ठीक है, तो आप किसी बात करो स्पेसिफाइड गुड्स की, एक पर्टिकुलर गुड्स की हम यही परचेज करेंगे. सेक्शन 4, क्योंकि देखो गुड्स में 3 तरह का गुड होता है, एक तो स्पेसिफिक गुड्स होता है, एक फ्यूचर गुड्स होता है और एक कंटिंजेंट गुड्स होता है. तो जो स्पेसिफाइड गुड्स है उसको हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, जो कि है, आप गए, आप परचेज किया, आपने बोला कि आपको यही पर्टिकुलर बुक चाहिए. फ्यूचर गुड जो फ्यूचर में बननी बाकी है, और कंटिंजेंट गुड मतलब वो एक पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंड करती है, अगर वो होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है कि वो गुड्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं. क्लियर. नाउ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 4 की अगर बात करें तो ये किससे डील करता है, ये डील करता है सेल से एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल से. सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है, सेल मतलब कि आप अभी सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, और एग्रीमेंट टू सेल मतलब आप ये प्रॉमिस करो कि हम फ्यूचर में सेल करेंगे. नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट, कंडीशनल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. दोनों हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, मतलब फिक्स भी हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस, और कंडीशंस भी रख सकते हो आप. नेक्स्ट, देयर आर डैश एसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ सेल. सेल करने के लिए कितने रिक्विजिट्स चाहिए, एसेंशियल रिक्विजिट 2, 3, 5, नन ऑफ द अबव. अब देखो एसेंशियल रिक्विजिट्स की बात करें तो बहुत सारे एसेंशियल रिक्विजिट्स हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए, वारंटीज़ होना चाहिए. ठीक है, और ऐसे एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखें तो 4 होता है कि 2 पार्टीज हों, बायर एंड सेलर, गुड्स होना चाहिए बेचने के लिए, एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचें, और हमें जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र करने की बात होनी चाहिए. तो ऐसे अगर देखा जाए तो 4 एसेंशियल रिक्विजिट्स हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट,
According to section 5 subsection 2, subject to provision of any law for the time being in force, a contract of sale may be, जो कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो वो रिटन होना चाहिए, बाय वर्ड ऑफ माउथ हो, या फिर हो सकता है कि पार्शली रिटन और बाय वर्ड ऑफ माउथ हो। मंथ नहीं है ये, माउथ है, ठीक है, MOUTH है दोनों ही केस में। तो नो डाउट आप किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे लिखित हो चाहे ओरली हो, वर्बली। सेक्शन 12 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद, सेक्शन 12 की बात करें तो ये किससे डील करता है, कंडीशन एज वेल एज वारंटीज इन कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, a stipulation in the contract of sale with reference to goods which are subject there ऑफ मे बी। स्टिपुलेशन मतलब क्या होता है कि एक स्टेटमेंट हो, एक अग्रीमेंट हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में विथ रेफरेंस टू गुड्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो कंडीशन भी हो सकती है, वारंटी भी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, चेक है। टाइटल ऑफ द होल्डर मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स होना चाहिए, टाइटल ऑफ द ड्रॉअर मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। करेक्ट आंसर होगा डी। एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882, जो नेगोशिएबल है इसका मतलब क्या होता है, नेगोशिएबल का मतलब ही है ट्रांसफरेबल, कि आप उसको ईजिली किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सको। द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, रिटन डॉक्यूमेंट दैट ट्रांसफर्स अ वैल्यू इन इट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अ रिटन डॉक्यूमेंट इंटाइटल्ड ऑन एन इंडिविजुअल बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट, अ रिटन डॉक्यूमेंट इंटाइटल्ड ऑन अ पर्सन टू रिसीव मनी। ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। Which of the following is not the negotiable instrument? Currency note, promissory note, bill of exchange, check. लास्ट तीन है, करेक्ट आंसर होगा ए। इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन? बिल ऑफ एक्सचेंज को कवर किया गया है सेक्शन 5 में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक को किस सेक्शन में कवर किया गया है? सेक्शन 6 में। In negotiable instrument act, the negotiable instrument which is transferable from one party to another by means of delivery or endorsement, ये बेसिकली किस सेक्शन में कवर किया गया है? ये सेक्शन 13 में कवर किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड बाय द स्टैट्यूट। अभी हमने बताया प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये तीनों तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बट उसके अलावा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिफाइंड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टम और ट्रेड प्रैक्टिसेस? बैंकर्स नोट, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट, ऑल ऑफ द अबव। ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब जो कस्टम चल रहा है मार्केट में, उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये तीनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बट एज पर स्टैट्यूट ये तीनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगर हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो प्रॉमिसरी नोट क्या है? अ डॉक्यूमेंट रिटन एंड साइंड बाय द पेयर और मेकर containing an unconditional undertaking to pay a certain sum of money specified by any person or the bearer. Yes, करेक्ट आंसर होगा डी। प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? डेटर बनाता है। When the payment is to be made immediately by means of bill of exchange, तो ऐसे बिल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे बिल को हम लोग कहते हैं टर्म बिल। द बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर्ड बाय, और बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन बनाता है? क्रेडिटर बनाता है। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन पार्ट्स आर कॉल्ड एज ओनली टू अ, अगर बाई पार्ट मतलब पार्ट में अगर इसको ड्रॉ किया गया है ना तो इसको हम लोग बिल्स इन सेट कहते हैं। डैश इज अ बिल टू विच द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड। ऐसे बिल को हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल। ठीक, अब यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन था वो बिजनेस लॉ से रिलेटेड था। आगे के क्वेश्चन हमारे IT एक्ट 2000 से रिलेटेड है। अब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें IT एक्ट 2000 को कवर नहीं किया गया है बिजनेस लॉ में, ठीक है। तो जिस यूनिवर्सिटी में IT एक्ट 2000 कवर्ड होगा सिर्फ वही ये क्वेश्चंस करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 to 110, ये जो क्वेश्चन है ना ये बेसिकली IT एक्ट एंड RTI से रिलेटेड है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से। तो ये आप लोग स्किप कर देना अगर यूनिवर्सिटी ने कवर नहीं किया हो तो, ठीक। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना इनके हम सिर्फ आंसर्स बता करके स्किप करेंगे। रीज़न बीइंग ये सारे क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, तो हम सिर्फ क्वेश्चन रीड करके आप लोगों को आंसर बता दे रहे हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हेन IT एक्ट 2000 केम इनटू इफेक्ट, ये आया अक्टूबर 17, 2000 को। हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन IT एक्ट 2000? ओवरऑल 4 स्केड्यूल्स हैं। विच इज द एक्ट विच प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई-गवर्नेंस इन इंडिया? इंडियन पेनल कोड, दैट इज IPC। Which section of IT Act deals with the legal recognition of electronic records? Section 4. What is or are component of IT Act 2000? कौन कौन से component है? Legal recognition है, regulation of
सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स पे, तो करेक्ट आंसर होगा डी। द सेक्शन डील्स विथ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इज सेक्शन 5. Next, the section deals with the user of electronic records and digital signature in government and its agencies. Section 6. Major amendment to IT Act 2000 was introduced in the form of IT Amendment Act 2008 और ये कब फोर्स में आया था? यह था 27 अक्टूबर 2009 को। IT Act 2000 amended various section of which of the following act? इसने किसको अमेंड किया? IPC के एक्ट को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सेक्शंस हैं उनको, इंडियन एविडेंस एक्ट को, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट को। आईटी एक्ट में इन तीनों ही एक्ट को के सेक्शंस को अमेंड किया गया, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच अमंग फॉलोइंग एक्ट इज नॉट अमेंडेड इन आईटी एक्ट 2000? बैंकर्स बुक को तो अमेंड किया गया था, बीएसएनएल आईटी पॉलिसी को नहीं किया गया था, बाकी सबको अमेंड किया गया था। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज दैट इज CCA, ये किसके अंडर वर्क करते हैं? ये वर्क करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। विच एक्ट इन इंडिया फोकसेस ऑन डेटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, उसी की बात ही कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज? करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 17। अब देख लो, ये सब क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं, इसलिए हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय इम्प्रिजनमेंट बाय impersonation by using computer resources? Section 66D. The following punishment is mentioned in which section of IT Act 2000? कि चाहे तो 3 साल की जेल होगी या उसके साथ साथ 5 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगेगी, ठीक। एंड फॉर फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बार गलती करने पे, और उसके बाद 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए की पेनाल्टी, ये दिया हुआ है सेक्शन 67 में। विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद द हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट पेनाल्टीज? सेक्शन 66। नेक्स्ट, व्हाट इज अ पनिशमेंट फॉर हैकिंग ऑफ कंप्यूटर्स? अगर आप किसी का कंप्यूटर हैक कर रहे हो तो 3 साल की जेल और उसके साथ साथ 5 लाख की पेनाल्टी, या दोनों में से कोई एक। विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद साइबर टेररिज्म? Section 66F. Which section of IT Act was invalidated by Supreme Court of India? Section 66A. The date on which Supreme Court of India invalidated Section 66A of IT Act 2000, कौन सी डेट थी वो? 24/3/2015. What is the penalty for punishing images of a person's private parts without consent as per IT Act 2000? इसकी अगेन जो पेनाल्टी है वो है 3 साल की जेल, उसके साथ साथ 2 लाख का पेनाल्टी, या दोनों, ठीक है। व्हाट इज अ पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट इन आईटी एक्ट? अगर आप किसी की आइडेंटिटी पे अटैक कर रहे हो तो उस केस में 3 साल की जेल, 1 लाख की पेनाल्टी, दोनों भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है। व्हाट इज अ पेनाल्टी फॉर डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर सोर्स कोड? करेक्ट आंसर होगा डी, 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपये पेनाल्टी, और बोथ सब लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सो ऑन? जो मैक्सिमम है लाइबिलिटी वो है 1 करोड़ की। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 प्रपोज अ पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट? सेक्शन 66F. नेक्स्ट, विच आर द सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट डील्स विथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड? 43, 66, 66C, 66D. Which of the following is an example of intellectual property? Patent, trademarks, copyright, ये सब intellectual property का ही पार्ट है। What is the time limit for filing appeal against the order of cyber appellate tribunal? आप maximum 60 days में अपील कर सकते हो। Which is the appeal court on the orders issued by cyber appellate tribunal? High Court. Next, what is the term of the office of the presiding officer of cyber appellate tribunal? क्या टर्म है, कितने साल के लिए वो अपॉइंटेड रहते हैं? 5 साल के लिए। What is the proposed punishment for cyber terrorism in IT Act? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। RTI एक्ट की बात करें तो ये कब फोर्स में आया था? 12 अक्टूबर 2005 को। Which of the following is not come under the definition of information under RTI Act 2005? इंफॉर्मेशन का पार्ट इसमें से क्या नहीं है? लॉग बुक्स है, फाइल नोटिंग्स नहीं है, डेटा मटेरियल है, सर्कुलर्स है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, the officer designated by the public authorities in all administrative units or offices under it to provide information to the citizens requesting for information under the act, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं PIO, that is Public Information Officer. What is the time limit to get the information under RTI Act? कितना डेज का टाइम लिमिट है? 30 डेज का। What is the time limit to get the information concerning the life and liberty of a person? करेक्ट आंसर होगा 48 आवर्स, ठीक।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 111 टू 155, ये क्वेश्चंस रिलेटेड है जीएसटी से। और अगेन जीएसटी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट है। सीयूईटी में देखा जाए तो जीएसटी नहीं पूछता, बट बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सब में जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट, the term agriculturalist includes the following persons who undertake cultivation of land: an individual, HUF, a cooperative society, both A and B। यहाँ एग्रीकल्चरलिस्ट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ना हम लोग इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर इंडिविजुअल भी होगा एज वेल एज HUF भी होगा, तो ओवरऑल करेक्ट आंसर होगा डी। The term casual taxable person includes, casual taxable person कौन हुआ? A person occasionally supplying goods or services or both in state or union territory where he has no fixed place of business. A person occasionally supplying goods or services or both where he has fixed place of business. Both A and B, none of the above. अब क्योंकि यहाँ पे casual की बात किया है तो casual person वो होता है ना जिसका कोई fixed place of business ना हो, तो करेक्ट आंसर होगा A। Next, Mr. X of Delhi is practicing in Hitex Furniture Expo in Haryana, where he has no fixed place of business and exhibiting his products. During the expo, the said products will be sold to the people attending and intending to purchase such products. In such scenario, Mr. X shall obtain which of the following registration under the CGST Act 2017? अब CGST Act का फुल फॉर्म सबको पता होगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात यहाँ पे कर रहा है। और यहाँ पे भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात हो रही है जिसके पास कोई भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन, रेगुलर टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी रिक्वायर्ड। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। नेक्स्ट, a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both, whether as principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India। ना तो उसके पास प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, बट साथ ही साथ ना वो इंडिया का रेसिडेंस भी नहीं है, तो उस केस में वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए। Output tax in relation to a taxable person under the CGST Act 2017 includes tax chargeable on taxable supplies made by him or made by his agent। दोनों पे ही आउटपुट टैक्स लगेगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी। द टर्म प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, अब टर्म प्लेस ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है, प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज ऑर्डिनरली कैरीड आउट, प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन इज इंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट। सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर होगा डी कि ये सब प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया कहलाएगा। नेक्स्ट है, पी लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। It also has a corporate office in the state of Telangana. What will be the place of business of P Limited under the CGST Act 2017? अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन दिया है ना, तेलंगाना भी है और महाराष्ट्र भी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में है और कॉर्पोरेट ऑफिस मतलब जहाँ से काम हो रहा है वो तेलंगाना में है। तो एज पर CGST एक्ट ये दोनों ही उसके प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। P Limited has a contract with X Limited to provide bookkeeping services to Q Limited. Q Limited is a subsidiary of P Limited. The liability to discharge consideration for such bookkeeping service is of P Limited. As per the CGST Act, who will be the recipient of the above service? कि किसको वो सर्विस मिल रही है, यही ना माना जाएगा कि P Limited को मिल रही है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली P Limited ही पेमेंट कर रहा है। नेक्स्ट, Which of the following is a non-taxable supply under the CGST Act 2017? ऑप्शन देखते हैं, supply of goods not leviable to tax, supply of services not leviable to tax, supply which is neither a supply of good or supply of service, but of जो leviable नहीं है वही तो non-taxable supply मानी जाएगी, तो करेक्ट आंसर होगा डी। An exempt supply includes supply of goods or services or both which attracts nil rate of tax, non-taxable supply, supply of goods or services or both which are wholly exempt। तो ये तीनों ही केसेस किसके माने जाएंगे? exempt supply के, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, ये बेसिकली क्या है? exempt सप्लाई है। एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड इनवर्ड सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटर स्टेट सप्लाईज। जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं तो ये इनवर्ड सप्लाईज जिन पे टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस उसको इंक्लूड नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ABC Limited has provided following information for the month of September 2018.
ऑप्शन देख लेते हैं। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई है, इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई है, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स है, पेमेंट मेड टू जीटीए है। कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एबीसी लिमिटेड। आपको बताना है कि एबीसी लिमिटेड का कितना टर्नओवर है। तो इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई लेंगे, इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट आउटवर्ड भी लेंगे एंड टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स भी लेंगे, पर जो आपने जीटीए को पेमेंट किया है ना वो यहाँ इंक्लूड नहीं होता है इन टर्नओवर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10, 5, 8 दैट इज 23 लाख। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट डज नॉट इंक्लूड। जो गुड्स की डेफिनेशन है ना उसमें ग्रास इंक्लूड किया, एक्शनेबल क्लेम किया है, ग्रोइंग क्रॉप्स किया है, बट मनी एंड सिक्योरिटीज को पार्ट नहीं माना है गुड्स का। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स में क्या चीज़ें आती हैं? गुड्स द वैल्यू विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गुड्स विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यस, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। If Mr. A having his registered office at Andhra Pradesh and his operating office at Telangana, which is also registered but providing advisory services to his client who is placed at Karnataka, what would be the location of supplier of services in this case? इस केस में supplier of services, तो जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है वो कहाँ पे? तेलंगाना में। तो करेक्ट आंसर होगा ए, तेलंगाना। नेक्स्ट, एज पर द सीजीएसटी एक्ट द टर्म वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है? कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, ये सब आता है। मूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, while repairing the factory shed few goods were also supplied along with the labor service whether it is। तो यहाँ पे कह रहा है कि फैक्ट्री शेड का रिपेयर कर रहे हैं और उस टाइम कुछ गुड्स का सप्लाई किया लेबर सर्विस के साथ साथ। तो इसको हम क्या मानते हैं? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। एजेंट का मतलब क्या है? अ पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर। अ पर्सन हु अरेंजेस ऑफ फैसिलिटीज। नहीं, यही होगा ना कि दूसरे के बिहाफ पे जो आपका काम कर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। ऑफिसर्स अंडर विच एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी द ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। किस एक्ट में अपॉइंट किया जाता है? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, सेंट्रल सेल्स एक्ट। करेक्ट आंसर होगा ए, CEA 1944। नेक्स्ट, the officers appointed under which of the following acts are authorized to be the proper officer for the purpose of CGST Act 2017। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं। SGST एक्ट होगा और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब SGST भी होगा और UTGST भी होगा। ठीक है। The commissioner may, subject to such conditions and limitations as may be specified in this behalf by him, delegate his power to any other officer who is subordinate to him, any other officer who is senior to him। तो बट ऑब्वियस आप किसको अपना पावर डेलीगेट कर सकते हो? सबॉर्डिनेट को। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, what are different types of services supplies covered under the scope of supply? ऑप्शन देख लेते हैं। सप्लाईज मेड विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, बोथ ऑफ द अबव। दोनों ही करेक्ट आंसर है। सप्लाई के लिए ये दोनों ही करेक्ट है, मतलब विद कंसिडरेशन भी, विदाउट कंसिडरेशन भी। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स डिफरेंशिएटिंग कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई? ऑप्शन देखते हैं। नेचर ऑफ बंडलिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, बोथ ऑफ देम। करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब आर्टिफिशियल और नेचुरल को भी माना जा रहा है और एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई को भी माना जा रहा है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई का पार्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, what would be the tax rate applicable in case of composite supply? composite supply के केस में कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा। what would be the tax rate applicable in case of mixed supply? बट अगर मिक्स्ड सप्लाई है तो जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स आएगा ना उसी को हम एप्लीकेबल मानते हैं। Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by authority of law। ये चीज़ मेंशन की गई है आर्टिकल 265 में। नेक्स्ट, What are the taxes levied on an intra-state supply? क्योंकि यहाँ पे इंट्रा स्टेट की बात कर रहा है तो करेक्ट होगा CGST एंड SGST। और यही इंटर स्टेट होता, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो IGST एप्लीकेबल होता। What is a maximum rate prescribed under CGST Act? जो बेसिकली मैक्सिमम रेट है ना टोटल वो है 28%, जिसमें से 14% है CGST का और 14% है SGST का। ठीक है, तो यहाँ CGST एक्ट में मैक्सिमम रेट बोला है तो इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया है। करेक्ट आंसर होना चाहिए था 14%। ठीक है, और अगर ओवरऑल GST का पूछता तो 28% करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट,
हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड अंडर CGST एक्ट, कौन नोटिफाई करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेवीड ऑन इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट के केस में ना इसको भी हम इंटर स्टेट मानते हैं, तो उस केस में ना IGST एप्लीकेबल होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर UTGST? UTGST में जो मैक्सिमम रेट दिया हुआ है वो है 28%। बेसिकली यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है और इसका भी मैक्सिमम रेट 28% है। नेक्स्ट, व्हाट आर द सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वुड अप्लाई? नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली जो भी सर्विसेज नोटिफाइड है ना उन्हीं पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ CGST एक्ट 2017? ऑप्शन देख लेते हैं। लीगल कंसल्टेंसी पे एप्लीकेबल है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मैन पावर सप्लाई, रेंट कैप पे एप्लीकेबल है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट, in case of GTA services provided to an individual not registered under GST and not a business entity, GST पे करने की liability बेसिकली किसकी होगी? किसी की भी नहीं होगी, उस केस में exempt माना जाता है। In case of sponsorship services provided by Mr. A to Messrs. AB Limited, liability to pay GST is on। अब यहाँ पे liability किसकी मानी जाती है? Messrs. AB Limited की, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसको दी जा रही है? Messrs. AB Limited को। In case of renting of land inside an industrial estate by state government to a registered manufacturing company, इस केस में GST कैसे एप्लीकेबल होगा? इस केस में GST एप्लीकेबल तो होगा बट अंडर रिवर्स चार्ज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से कह लो लैंड रेंट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो रिवर्स चार्ज में यहाँ GST एप्लीकेबल है। इन केस ऑफ सर्विसेज बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू मेसर्स होगा मेसर्स ABC इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इस केस में GST किसको पे करना होगा? इस केस में GST पे करना होगा ABC इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को। नेक्स्ट, सिटिंग फीस रिसीव बाय डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड इज लायबल फॉर GST इन द हैंड्स ऑफ, यहाँ किसके हाथ में एप्लीकेबल होगा? बट ऑफिस XYZ लिमिटेड के, ठीक है, क्योंकि कंपनी को ही बियर करना पड़ेगा। सर्विसेज बाय रिकवरी एजेंट टू मेसर्स ZZZ बैंक लिमिटेड आर लायबल फॉर GST इन द हैंड्स ऑफ, अगेन जो बेसिकली कंपनी है उन्हीं को टैक्स देना होगा। इन केस ऑफ लॉटरी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट बाय लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, इस केस में GST किसको देना होगा? जो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको। रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ द CGST एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन, ये किस पे एप्लीकेबल होता है? नोटिफाइड सर्विसेज पे, गुड्स पे या गुड्स एंड सर्विसेज बोथ पे। अभी ऊपर बताया था जितने भी नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज है सब पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। If tobacco leaves procured from an agriculturalist by a registered person, टबैको लीव कौन प्रोक्योर कर रहा है? एक एग्रीकल्चर जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे, इंटर स्टेट अप्लाईज पे या बोथ पे? नो डाउट बोथ पे ही अप्लाई होगा। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मतलब जो पोस्ट ऑफिस सर्विसेज दे रही हैं, मतलब पोस्ट ऑफिसेज हैं, अगर वो बैंकिंग सर्विसेज दे रही हैं तो उस केस में वो टैक्सेबल है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टैक्सेबल अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, ये एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 156 टू क्वेश्चन नंबर 300, मतलब यहाँ ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन सब रिलेटेड है इनकम टैक्स से, और इनकम टैक्स तो नो डाउट हर एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इक्वली रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट 150 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनकम टैक्स, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील कर लेते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने ट्रेड प्रैक्टिसेस और हम कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड पे डिस्कशन किया, GST के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया, और साथ ही साथ बिजनेस लॉ के MCQs पे डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा जो डिस्कशन होगा ना वो रिलेटेड होगा इन 150 MCQs से, जो कि रिलेटेड है इनकम टैक्स से। अगेन हम बता दें कि ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करके जाओगे MCQs की, उतना ज़्यादा चांसेस होगा एग्ज़ाम में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ पाओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ना आपको मैराथन क्लासेस से मिल जाएंगे। हमने पहले भी बताया कि हमने स्टार्टिंग से देखोगे तो जो 10 क्लासेस अपलोड की हैं बिल्कुल वही MCQs हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में कवर किए जाते हैं। जितने रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं से कवर किए गए हैं MCQs, और मोर देन 300 प्लस MCQs हैं। तो इतने MCQs एग्ज़ाम के लिए ना सफिशिएंट है प्रैक्टिस अगर आप करके जा रहे हो तो, ठीक।
हमने प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी मैराथन क्लास नंबर 12 आई गेस, उसमें हम लोग कम्प्लीटली इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड हम एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि CUET, ओडिशा CPET, HPU, जामिया, इन चारों यूनिवर्सिटी के लिए हमने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी हैं, क्लासेस लॉन्च कर दी हैं और आपको सारी चीज़ें हमारे ऐप से डायरेक्टली मिल जाएंगी। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके क्लासेस की कंप्लीट डिटेल देख सकते हो। अगर क्लासेस में इंटरेस्टेड ना हो तो आप स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो या टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हो, हमने सबका ऑप्शन रखा हुआ है। एंड अगर किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी होगी तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये मैराथन क्लास की सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।